चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो नियंत्रण के आधार पे तीन प्रकार का हमने बताया था, कल इसके बाद भी किए थे। कौन कौन सा? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां हमने बोला था क्या होता है, सभी संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। साथ ही हमने क्या बोल दिया था, प्राइस कितना होगा ये मांग एवं आपूर्ति का नियम तय करता है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी। बाजार की शक्ति केंद्र पे होती है और आवश्यकता अनुसार नहीं बल्कि योग्यता के अनुसार क्या होता है, वितरण होता है। जो जितना योग्य होगा वो उतना क्या करेगा, संसाधन पर कैप्चर करेगा। जस्ट इसका अपोजिट हमने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में क्या होता है, सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार बिल्कुल पूरा हस्तक्षेप करती है। बाजार जैसी जो घटक है वो अनुपस्थित होते हैं। कीमत जो तय करती है वो प्रशासित मूल्य पद्धति पाया जाता है, मीन्स सरकार निर्धारित करती है कीमत कितना होगा। और साथ में हमने बोला था क्या होता है कि योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का वितरण होता है, ये हमने बताया था। उसके बाद जब हम मिश्रित में आए तो हमने बोला कि भाई दोनों पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, निजी क्षेत्र भी होगी और सरकारी क्षेत्र भी होगी। बाजार भी होगा, बाजार भी कीमत तय करेगी, साथ में सरकार भी कीमत तय करेगी। आवश्यकता अनुसार भी वितरण होता है, योग्यता अनुसार भी वितरण होता है। ये हमने इसमें पढ़ा था। साथ में हमने बोला था क्या, सरकार हस्तक्षेप करती भी है और नहीं भी करती है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था, इसी का एग्जाम्पल हमने किसको दिया, भारत को। भारत में 1947 जब स्वतंत्र हुआ या डायरेक्ट मान 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो क्या पाई, कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन हमने इसमें एक बात बताया कि 1991 तक ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था इसका झुकाव किधर था, इसका झुकाव था समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। और उसके बाद जब आगे बढ़े हम लोग तो 1991 के बाद वर्तमान तक इसका झुकाव किधर हो गया है, अब ये झुकाव हो गया है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। ठीक है, इतना हमने कल डिस्कस किया था कि ये नियंत्रण के आधार पे तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था। और जब भारत की बात आई तो भारत में हमने क्या बोला, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। 1950 से लेकर जब देश स्वतंत्र हुआ है उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार के संदर्भ में तो देखो, भारत में बाजार है और बाजार के साथ साथ सरकार भी है, दोनों है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल बाजार का रोल होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार अनुपस्थित होती है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और सरकार दोनों होता है। तो भारत में एक तरफ बाजार भी है ना, और साथ में क्या सरकार भी है। 1991 से पहले सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसका ज्यादा रोल था। जितने भी सेक्टर है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन, वहां हम बताएंगे कि मोस्टली उद्योग जो थे केवल सरकार के होते थे। कुछ ही क्षेत्र थे जहां बाजार होती थी या निजी क्षेत्र होते थे। लेकिन 1991 के बाद आप देखोगे तो निजी क्षेत्र ज्यादा आ गए हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, अब झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हो रहा है। तो भारत में बाजार और सरकार दोनों हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 से पहले सरकार का ज्यादा रोल था, लेकिन 1991 के बाद अब बाजार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सरकार अपने आप को उत्पादन की प्रक्रिया से पीछे हटाते जा रही है, कि बोल रही है कि भाई मैं उत्पादन नहीं करूंगा, मेरा काम क्या है, सिर्फ नियामक करने का। मैं रेगुलेट करूंगा, मैं जो रूल बना दूंगा उस रूल के अकॉर्डिंग बाजार क्या करेगी, काम करेगी। उत्पादन मैं नहीं करूंगा, मैं केवल क्या करूंगा, जन कल्याणकारी कार्य करूंगा। मीन्स जो हमारे देश में शोषित वंचित तबके हैं, जो गरीब तबका है, उनका मैं ख्याल रखूंगा, उनके लिए मैं पीडीएस चलाऊंगा, उनके लिए मैं विभिन्न योजनाएं चलाऊंगा, ताकि वो उनका शोषण ना हो, वो भूखे नंगे ना रहे करके। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो बच गए पूरे देश में, वो सभी क्या करो, अपने आवश्यकता और योग्यता के अनुसार काम करो, बाजार में जाओ, सरकारी अगर योग्यता है तो गवर्नमेंट जॉब में आओ, जो भी करो। ठीक है, तो फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, ये भारत का जो सिस्टम है याद रखिएगा, झुकाव समाजवादी की ओर 1991 तक। लेकिन जब पढ़ेंगे 1991 में क्राइसिस आया देश में, देश दिवालिया होने वाला था। केवल 7 दिनों के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बचा था आयात करने के लिए, उसके बाद नहीं था। तो उसी कंडीशन में फिर वर्ल्ड बैंक के पास गए, वर्ल्ड बैंक ने
की शर्त रख दी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। मैं बताऊंगा ये सब क्या है, बाद में आएगा ये सब। तो सेट के तहत एक तरफ हमने क्या किया, सुधार किया भारत में, और दूसरी तरफ एलपीजी को लागू किया। उसके बाद फिर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गए। तो पूंजीवादी झुकाव 1991 के बाद। ठीक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था में हर चीज एक दूसरे से लिंक होगा। तो धीरे धीरे ना सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आएगा समझाने के लिए, यहाँ हम खड़े हैं। जो भी डाउट होगा सब पूछिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था, जो कल हमने पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट है आपका विकास के आधार पे। तो जब विकास के आधार पे बात आती है ना, तो विकास के आधार पे जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो फिर से हम तीन बार देखते हैं, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको, कुछ अर्थव्यवस्था होती है जिसको क्या बोल दिया जाता है, अल्प विकसित। क्या बोल दिया जाता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था का जिसे हम बोलते हैं विकासशील। कौन सा, विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरे को हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरे को क्या बोला जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो अगर अल्प विकसित की बात करें, तो देखो अभी धीरे धीरे समझते जाएंगे, कुछ वर्ड ऐसा आएगा जो आपको यहाँ पर जस्ट अभी क्लियर नहीं होगा, जस्ट अगले टॉपिक में क्लियर होगा। जैसे ना इसमें क्षेत्र होता है, क्षेत्र अर्थव्यवस्था का, इस क्षेत्र को बोल दिया जाता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय टर्जरी सेक्टर। तो इसको हम बात करेंगे, अभी क्षेत्र भी पढ़ेंगे। तो देखो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राकृतिक, भौतिक या फिर प्राकृतिक, भौतिक या फिर मानवीय, इन तीनों में से कोई एक संसाधन नगण्य होता है। एक संसाधन क्या होता है, नहीं होता या फिर नगण्य होता है। देखिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित बोला जाएगा, तो सिंपल सी बात बोला जा रहा है भाई, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राकृतिक, भौतिक या मानवीय, इन तीनों संसाधनों में से कोई एक क्या हो, बिल्कुल भी ना हो, नगण्य हो। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो आप, बाकी फिर इन दोनों को देखेंगे हम। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में लिख लेना एक लाइन, क्या लिखना है आपको, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय तीनों संसाधनों में से कोई एक ना हो। ऐसा लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसको बस लिखो पहले, फिर इन दोनों को हम बात करेंगे। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय तीनों संसाधनों में से, तीनों संसाधन है, तीनों संसाधनों में से एक संसाधन नहीं होता या फिर नगण्य होता है। इसको आप लिखो तुरंत। ठीक, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में से कोई एक संसाधन नहीं होता या फिर नगण्य होता है, उसे हम क्या बोल देंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब दूसरी तरफ है विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक तरफ है विकसित अर्थव्यवस्था। इसको ऐसे ही हम लिखेंगे तुलना करके। ठीक है, एक तरफ हम देखेंगे क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ, सॉरी, सेकंड तरफ क्या देखेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। अब समझेंगे कि किसको विकासशील बोला जाए या किसको विकसित बोला जाए। ठीक है, देखो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, देखो विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को बोला जाएगा जहां पर वर्तमान में भी गरीबी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या विद्यमान है।
समस्या क्या है, मौजूद है। ठीक है, क्या बोलेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या विद्यमान है। ठीक, पहला पॉइंट इसके लिए। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे, रोजगार अधिकांशतः अधिकांशतः प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है। अब ये प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र होता क्या है, बिल्कुल घबराइएगा मत। मैं इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। जस्ट ना इसको पढ़ लेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आएंगे, वहां पर मैं इसको बताऊंगा पूरा आप लोग को। ठीक है, कि होता क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो देखो, विकासशील में हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या होता है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या मौजूद होती है। अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, ये सभी समस्याएं नहीं पाई जाती। सभी समस्याएं नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात लिख लेना। ठीक, सभी समस्याएं नहीं पाई जाती। इस दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो रोजगार है वो रोजगार किस पे डिपेंड होता है, निर्भर किस पे होता है, अधिकांशतः प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर। ठीक है, रोजगार किस पे डिपेंड होता है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर। यहाँ पर जो रोजगार है, रोजगार अधिकांशतः द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर होता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रफल लिखते चलिएगा ना, तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर होता है। चलो, तो क्या बोल रहे हैं, रोजगार की अगर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, रोजगार कहाँ से प्राप्त होता है, अधिकांशतः प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर होता है। जबकि यहाँ पर बात करें हम, रोजगार अधिकांशतः कहाँ से मिल रहा है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पे प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, क्षेत्र पे मैं बोल रहा हूँ, फिर से मत जाइएगा, क्षेत्र अभी जस्ट हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। ये पॉइंट आप आई थिंक पहला लिख लिए होंगे, इसको मैं बता रहा हूँ, लिखते चलिएगा ना साथ में। ठीक, और अगर हम देखें विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होता है। क्या होता है, आयात ज्यादा होता है। अब आयात और निर्यात क्या होता है, सिंपल सी बात, जब हम अन्य देश से कोई वस्तु खरीद रहे हैं, भारत में, जैसे भारत में सोना नहीं है, हम क्या करते हैं, सोना मंगाते हैं। भारत में तेल नहीं है, हम क्या करते हैं, तेल मंगाते हैं। ठीक है, तो हम जो मंगा रहे हैं देश में, वो हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और भारत से जो हम बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं अन्य देशों को। तो हम क्या बोल रहे हैं, निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होता है। मतलब हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयात की तुलना में, आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा होता है। आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा होता है। ठीक, आगे देखो, अब ये जो निर्यात की बात आ रही है, दोनों देश निर्यात कर रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है, निर्यात किया जाता है, यहाँ भी निर्यात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आयात से ज्यादा, आयात से कम निर्यात है, और यहाँ पर आयात से ज्यादा निर्यात है। ठीक, अब देखो, ये जो निर्यात होता है विकासशील देशों में, जो निर्यात होता है, ये निर्यात जो होता है कच्चे माल का होता है। किसका होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है।
और यहाँ पर जो निर्यात होता है विनिर्मित वस्तुओं का होता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। अब देखो, कच्चे माल का निर्यात में जैसे कि ये शर्ट है, कॉटन से बना है। अब जो चमड़े का जूता पहन रहे हो किससे बना है? चमड़े से बना है। तो जो जिससे वस्तुएं बनती है उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, है ना। तो हम क्या करेंगे? चमड़े का निर्यात करेंगे, हम क्या करेंगे? कॉटन का निर्यात करेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे? अन्य किसी रेक्सिन वगैरह का निर्यात करेंगे, लकड़ी का आयात करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या करती है? वो चमड़ा खरीदेगी, है ना, रेक्सिन खरीदेगी, सक्का मतलब गन्ना खरीदेगी, लेकिन उसके बदले में वो क्या करेगी? उन सभी को विनिर्मित मीन्स क्या? प्राथमिक वस्तुओं को मशीनी प्रयोग के द्वारा उनकी गुणवत्ता में, स्वरूप में क्या कर देना? परिवर्तन कर देना। अभी ये सब आएगा, ठीक है। तो फिलहाल बस ये समझो कि विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है मीन्स क्या? ये रॉ मटेरियल का निर्यात नहीं करते। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, उससे बढ़िया वस्तु बनाते हैं और फिर उन वस्तुओं को, विनिर्मित वस्तुओं को क्या करते हैं? बेचते हैं। जैसे हम क्या करेंगे? चमड़ा भेजेंगे जापान को, फिर जापान क्या करेगा? उससे बढ़िया से शू बनाएगा और वो शू बाजार में फिर वो निर्यात कर देगा। हम जापान को क्या भेजेंगे? विशाखापट्टनम से लौह अयस्क भेजेंगे और उस लौह अयस्क का वो क्या करेगा? एक क्वालिटी का बढ़िया सा लोहा बना देगा और उस लोहा को फिर वो क्या करेगा? निर्यात करेगा। तो समझ में आया मैं क्या बोला? निर्यात होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है, और निर्यात में यहाँ पर क्या? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो क्या होता है, ठीक। एक और लिख सकते हैं, बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। आय कम होती है। इस पॉइंट में ना आप पूरा अर्थव्यवस्था समझ लोगे ना, जब पढ़ लोगे तो बहुत कुछ लिख सकते हो अपने से। लेकिन अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, इसलिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी जिस दिन पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो स्वतः ही इसमें बहुत कुछ आप लोग लिख पाओगे कि किसको किसको बोले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? बहुत होता है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कम होता है तुलनात्मक रूप से। तो जैसे उदाहरण के लिए, अब मान लो विकासशील अर्थव्यवस्था बता दिया हमने कि विकासशील अर्थव्यवस्था का ये क्या है? लक्षण होते हैं। या फिर विकसित अर्थव्यवस्था के ये सभी क्या है? लक्षण है। तो जैसे कि हम इसको लिख लो पूरा, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए। और यहाँ पर हमने क्या बोला? निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होता है, प्लस निर्यात कच्चे माल का निर्यात होता है। आयात कम होगा, निर्यात ज्यादा होगा, और जो निर्यात होगा वो विनिर्मित वस्तुओं का होगा। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे तो भारत सहित बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, है ना, ये सभी क्या है? इसमें आते हैं, किसमें? विकासशील देश में। या जितने आपके क्या बोला जाए कंट्रीज है अफ्रीका के, या फिर दक्षिणी अमेरिका के, ब्राजील हो गया, है ना, या फिर पेरू हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, केन्या हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, भारत हो गया, ये सभी किसमें आते हैं हम लोग के? विकासशील अर्थव्यवस्था में। जैसे कि अब यहाँ पर उदाहरण लिख लेना, कौन कौन से देश इसमें आएंगे एग्जाम्पल। तो हम क्या बोल रहे हैं? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इत्यादि। ये सभी किसमें आ जाएंगे? आपके विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। विकसित अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे?
आप लोग लिख लीजिएगा उसमें एग्जाम्पल। विकसित अर्थव्यवस्था में जितने यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये सभी किसमें आएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सभी किसमें आ जाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था में। लिख लीजिएगा उदाहरण आप लोग क्या क्या, जैसे फ्रांस लिख लो, जापान लिख लो, इटली लिख लो, इंग्लैंड लिख लो, अमेरिका लिख लो, रूस लिख लो, ये सभी क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है जी। एग्जाम्पल मैं फिर से क्या बोला, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। आप लोग लिखते चल रहे हैं ना, लिखना जरूरी है। ये क्या हो गया आपका? ठीक। एक बचा आपका संबंध के आधार पे। तो अन्य देशों के संबंध के आधार पे, तो यहाँ पर हमने क्या बोला? संबंध के आधार पे अर्थव्यवस्था। तो फिर से यहाँ एक हमने बोला क्या? बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरा क्या? खुली अर्थव्यवस्था। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मतलब ज्यादा डिफिकल्ट वाला कोई बात नहीं है। देखो, बंद अर्थव्यवस्था मीन्स क्या? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं क्या? एक ऐसा देश जिसका अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स वो क्या कर रहा है? ना ही कुछ चीज आयात कर रहा है, भेज रहा है, खरीद रहा है मीन्स, और ना ही कुछ चीज निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। तो ऐसा देश जिनका अन्य देशों के साथ आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? चलती रहती है, लेना देना होता है। ये आयात भी करती है अन्य देशों से, अन्य देशों पे, और क्या करती है? निर्यात भी करती है अन्य देशों में। समझ में आया? तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? लिखो पहला पॉइंट आप, पहला पॉइंट लिखना आप, बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, लिखिएगा इसमें। ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था, या सॉरी एक मिनट रुको, ऐसा लिखो, ऐसा देश जिनका आर्थिक लेन देन, आर्थिक लेन देन अन्य देशों के साथ नहीं होता, अन्य देशों के साथ नहीं होता। पहला पॉइंट आप मैंने बोला, ऐसा देश जिनका आर्थिक लेन देन अन्य देशों के साथ नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखिएगा सेकंड में, ये ना ही आयात करते हैं और ना ही निर्यात, ये ना ही आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा, इनका जीडीपी और जीएनपी, ये दो वर्ड है, अभी लिख लो बस। समझ नहीं पाओगे अभी, समझाऊंगा अभी तो, है ना, लेकिन लिख लो। जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगा, जैसे हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ना चालू करेंगे, वहां ये पूरा क्लियर होगा कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। तो फिलहाल लिखना, इनका जीडीपी और जीएनपी बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, अभी आप लोग नहीं समझोगे, मैं समझाने का कोशिश करूंगा तो भी समझ से बाहर हो जाएगा। ये तीसरा टॉपिक है हम लोग का। प्रकार के बाद क्षेत्र पढ़ेंगे, और क्षेत्र के बाद जहां आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आएगा, तो आर्थिक समृद्धि का मापन की जब बात आएगी, या उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलिए जस्ट इसका अपोजिट लिखिए। यहाँ पर क्या लिखोगे? ऐसा देश जिनका आर्थिक लेन देन अन्य देशों के साथ होता है, ऐसा देश जिनका आर्थिक लेन देन मतलब ये व्यापार कर रहे हैं एक देश से, है ना, दूसरे अन्य सभी देशों से, उसकी क्या है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, यह आयात और निर्यात दोनों करते हैं,
यह आयात और निर्यात दोनों करते हैं। ठीक। और थर्ड में लिख ले लीजिएगा क्या, इनका जीडीपी और जीएनपी में अंतर पाया जाता है। जीडीपी और जीएनपी में अंतर पाया जाता है। जीएनपी और जीडीपी में अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसको अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना जीडीपी और जीएनपी को लेकर। बस अभी बस एक शब्द आया है, दिमाग में रख लो कि कुछ होता होगा करके। सुने होंगे आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ते वढ़ते कभी जीडीपी और जीएनपी के बारे में, क्लियर मैं करूंगा आगे। ठीक है, तो इनके जीडीपी और जीएनपी में अंतर पाया जाता है। इनके जीडीपी और जीएनपी एक समान होती है। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, इसमें लिख लो चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, विश्व में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। विश्व में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। यहां पर लिखिएगा, विश्व में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। विश्व में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। विश्व में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, चलिए। तो क्या बोला हम, एक तरफ परिवर्तन, जैसे कि देखो परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है इन द सेंस कि मान लो कहीं पर, जैसे अब बता रहा हूं, जो आपका अरबियन कंट्रीज है, अरबी देश जिसको बोला जाता है, जिसमें इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये सभी कंट्री जो है ना, ये तेल उत्पादक देश है। ठीक है, क्या है, तेल उत्पादक देश है। तो मान लो वहां पर अगर उनके मध्य युद्ध होना चालू हो जाता है, तो युद्ध होना चालू हो जाता है तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाती है। वहां युद्ध होता है और भारत में तेल की कीमतें बढ़ जाती है। चाइना और अमेरिका के मध्य अगर टकराव होता है तो भारत में शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। शेयर मार्केट डाउन हो भी जाएगा, और दूसरी तरफ कहीं कहीं बस ऐसा भी सिचुएशन निर्मित हो सकता है कि टकराव होने की वजह से भारत का क्या हो, शेयर मार्केट में उछाल आ जाए, भारत को फायदा हो। ठीक है, मीन्स क्या, भारत एक क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है। या आज के डेट में अगर बोलोगे तो सभी देश क्या है, खुली अर्थव्यवस्था ही है। अगर इसका एक एग्जांपल देना चाहोगे बंद अर्थव्यवस्था का, तो बोला जाता है नॉर्थ कोरिया। क्या, नॉर्थ कोरिया, जहाँ किम जोंग जहाँ के क्या थे, शासक थे। अब तो दिखाई नहीं देते शायद, पता नहीं, वो बताया भी नहीं है क्या हो गया है। किम जोंग जहाँ के शासक है, उत्तरी कोरिया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। बाकी जितने भी देश हैं अभी वर्तमान में, सभी क्या है, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सभी का एक दूसरे से लेन देन है, और सभी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपका फाइनली हुआ अर्थव्यवस्था का डिवीजन। चलो, दूसरा हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। देखो, आपके मेंस में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत में विस्तृत अर्थव्यवस्था पाई जाती है, टिप्पणी करिए। या फिर समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। क्वेश्चन कुछ ही बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा ये हम नहीं जानते, हमको बस अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन कुछ भी बने, अधिकांश या मोस्टली हम क्या कर ले जाए, बना ले जाए। चलिए, नेक्स्ट है टॉपिक आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। डाल दीजिएगा बढ़िया हेडिंग आप लोग, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र करके। हम सिर्फ क्षेत्र लिख दिए हैं, आप पूरा क्षेत्र करके डाल दीजिएगा। तो इसका भी देखो 3 प्रकार से डिवीजन होता है। पहला जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस और प्री, वनडे एग्जाम में, व्यापम में, या प्री में, या दूसरी तरफ मेंस में। ये सब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिवीजन क्षेत्र है ना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा हम डिवीजन करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। और तीसरा अर्थव्यवस्था में डिवीजन होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। लिख लो पहले ऐसे कॉपी में,
वहां पर मैं तृतीयक नहीं लिखा हूं, क्षेत्र बस लिखा हूं। तृतीयक क्षेत्र। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन कौन सा आ रहा है? प्राथमिक, द्वितीय, पहला डिवीजन है, पहला डिवीजन क्षेत्र का क्या? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। दूसरा जो आ रहा है, लिखते चलिएगा साथ में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, संगठित और असंगठित क्षेत्र। तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है जी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के जब क्षेत्रों की बात होती है तो ये तीन क्षेत्र होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लिख लिए होंगे तो मैं मिटा रहा हूँ। निजी, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित, असंगठित क्षेत्र। अभी फिर से पढ़ेंगे, आएगा शब्द तो। चलिए, तो पहला जो है क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र की जब बात होती है तो जो उत्पादन के आधार पर जब क्षेत्र बोलते हैं, उत्पादन के आधार पर इसको बोल सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? द्वितीयक क्षेत्र। और थर्ड वन मैं बोल रहा हूं तृतीयक क्षेत्र। ठीक है जी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, या अर्थव्यवस्था तो हर देश में है, तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन के आधार पर ये तीन क्षेत्र होते हैं। अब इसको समझना आप लोग क्या होता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र आ जाती हैं जहां से जब उत्पादन जो होता है प्योर नेचुरल रूप में होता है, या अर्थव्यवस्था के वो सभी क्षेत्र जहां से हमको सीधे प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे क्षेत्र जहां पर हमको जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्षेत्र जहां पर वस्तुएं किससे प्राप्त हो रही है? प्रकृति से प्राप्त हो रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। तो जैसे इसमें कौन कौन सी वस्तु आ जाएंगी या कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के? तो आपका देखो, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, या प्रकृति से क्या होती हैं? वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे हम एग्जांपल क्या दे रहे हैं, क्या क्या आएगा? तो पूरा कृषि क्षेत्र आपका इसमें आता है, वानिकी आता है, कृषि, वानिकी प्लस पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। खनन और उत्खनन हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसमें आएगा। तो सिंपल सी बात याद रखो, चाहे आप खनन कर रहे हो चाहे उत्खनन कर रहे हो, प्रकृति से ही आप क्या कर रहे हो? संसाधन प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे XYZ कुछ भी हो। तो खनन और उत्खनन भी किसमें आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए हम क्या क्या बोल रहे हैं? खनन और उत्खनन। तो ये सभी जो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र इन द सेंस अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र जहां पर अर्थव्यवस्था में वस्तु सीधे प्राथमिक क्षेत्र से आती है, या हमें हमें डायरेक्ट बोलो कि जहां से हमको वस्तुएं सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है और प्राकृतिक रूप में ही प्राप्त होती है। ये दोनों पॉइंट, ठीक है, प्रकृति से प्राकृतिक रूप में ही प्राप्त होती है। इन सभी क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। लिखो पहले इसको दो लाइन, प्राथमिक क्षेत्र करके लिखो। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां से हमें वस्तुएं
जहां से हमें वस्तुएं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां से हमें वस्तुएं प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है जी, ठीक है। आगे लिखना उसमें, इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा उसमें क्या क्या, लिख लीजिएगा क्या क्या आ रहा है। कृषि, कृषि, वानिकी, जितना भी आप क्या कर रहे हैं वनोपज का संग्रह करते हैं सब वानिकी में आता है, लिख लीजिएगा वानिकी। पशुपालन, चाहे कोई भी हो, मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो, गाय पालन हो, भैंस पालन हो, भेड़ पालन हो, कुछ भी पालन हो, सभी किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। प्लस आपका क्या, मत्स्य पालन, मछली पालन अगर आ रहा है तो वो भी किसमें आता है? इसी में आता है। खनन और उत्खनन दोनों आ रहे हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, खनन और उत्खनन। ठीक, अब देखो, जस्ट अब बात समझिएगा। ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर मशीनों का प्रयोग कर, किसका प्रयोग कर? मशीनों का प्रयोग कर प्राकृतिक वस्तुओं के या प्राकृतिक क्षेत्र के वस्तुओं के स्वरूप और गुण में परिवर्तन कर दिया जाता है। स्वरूप और गुण में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है, और साथ ही इनकी जो मूल्य होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ये दोनों काम होता है। क्या क्या मैं बोल रहा हूं? प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कौन सा? नेचुरल। तो नेचुरल वस्तुओं को क्या कर दिया जाता है? मशीनों का प्रयोग कर, मशीन का प्रयोग करते हैं और उनके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जस्ट एग्जांपल, आपने क्या किया? प्रकृति से कॉटन लिया, क्या लिया? कपास लिया, और उस कपास को हमने क्या किया? मशीनों को प्रयोग से धागों में पिराया, फिर मशीनों को प्रयोग से धागों को क्या करके मर्ज करके हमने कपड़ा बना दिया, उसको रंगीन कर दिया और उसको कपड़े के रूप में प्रेजेंट कर दिए। तो कपास था इनपुट, आउटपुट किसके रूप में आया? कपड़े के रूप में आया। उस कपड़े के गुण में परिवर्तन हो गया है ना, स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। पहले वो कपास था, अब क्या बन चुका है? कपड़ा बन चुका है। और साथ ही पहले कपास का रेट कम था लेकिन अब कपड़े का रेट ज्यादा है। आपने क्या किया? गेहूं लिया, नेचुरल है, गेहूं लिया, आटा चक्की से उसमें क्या कर दिया? आटा बना दिया। आटे से फिर आपने क्या किया? आपका मन किया तो आपने ब्रेड बना दिया, आपके लिए आपका मन किया तो आपने कुछ और बना दिया। बना रहे हैं ना? तो हम क्या कर रहे हैं? मशीनों का प्रयोग करके उनके स्वरूप एवं गुणवत्ता में परिवर्तन कर देते हैं, और साथ ही उनके मूल्यों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या क्या क्षेत्र आता है? तो सभी निर, निर्माण क्षेत्र, इसमें तीन चीजें आती हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, तो पहला तो आएगा आपका क्या? निर्माण क्षेत्र। तो निर्माण क्षेत्र में क्या? आपने चूना पत्थर लिया, चूना पत्थर में कुछ और मिक्स किया और उसको सीमेंट बना दिया। आपने बड़े बड़े चट्टान को टुकड़े टुकड़े करके गिट्टी बना दिया। आपने लव अयस्क को क्या कर दिया? स्वरूप किया, छड़ बना दिया, और इन तीनों को फिर से मर्ज करके आपने क्या बना दिया? बिल्डिंग या भवन बना दिया। तो भवन का जो क्षेत्र होता है, पूरा बिल्डिंग का क्षेत्र होता है, वो निर्माण क्षेत्र कहलाता है। तो पूरा निर्माण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। प्लस विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र मीन्स क्या? जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, आटे का, कपास का, लौह अयस्क का, कि प्राकृतिक वस्तुओं को हमने क्या किया? मशीनों का प्रयोग कर। भाई आपको लौह अयस्क बनाना है, गलाना है, तो उसके लिए मशीन चाहिए।
आपको गेहूं को आटा बनाना है, चावल को आटा बनाना है, कपास को कपड़ा बनाना है, मशीन चाहिए, विदाउट मशीन आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो पूरा आपका विनिर्मित विनिर्माण क्षेत्र, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या गेहूं से ब्रेड बनाना, ठीक है इतना। और साथ ही में कौन कौन सा क्षेत्र आ गया आपका पूरा, तो बोल सकते हैं हम लोग क्या, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्लस आपका संपूर्ण उद्योग क्षेत्र, उद्योग इत्यादि, ये सभी किसमें आते हैं, किसमें आ गए, द्वितीय क्षेत्र में। तो याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर एक चीज हुआ पहला, और दूसरा क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र। लिखिए इसमें द्वितीय क्षेत्र को लिखिएगा, लिखिए द्वितीय क्षेत्र में, चलिए लिखिएगा, जब मशीनों का प्रयोग कर, जब मशीनों का प्रयोग कर, मशीनों का प्रयोग कर प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक लिख रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक ना लिखे, प्राथमिक बोल रहा हूं। जब मशीनों का प्रयोग कर प्राथमिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया जाता है, जब मशीनों का प्रयोग कर प्राथमिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे जिससे उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है ना। गेहूं आपको 15 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन आटा लेने जाओगे तो क्या बोलेगा मार्केट में, भाई 30 रुपए किलो है करके। जिससे क्या मैं बोला, जब प्राथमिक वस्तु, जब मशीनों का प्रयोग कर प्राथमिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है, तब ऐसी वस्तुओं को तब ऐसी वस्तुओं को द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं मानी जाती है, द्वितीय क्षेत्र की वस्तुएं मानी जाती है, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग द्वितीय क्षेत्र में, एग्जाम्पल में लिख लिया, उदाहरण में, जैसे पहला लिख लेना निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में डैश करके लिख लेना भवन निर्माण। ये जितना निर्माण हो रहा है, चाहे रोड हो, चाहे भवन हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे कोई स्टेशन हो, है ना, जितना भी है, ये सभी जो निर्माण हो रहा है वो सभी किसमें आता है, निर्माण क्षेत्र में, ठीक है। तो पहला निर्माण क्षेत्र डैश करके, जैसे भवन क्षेत्र, भवन निर्माण। दूसरा लिखो विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, जो बोला जाता है मैन्युफैक्चर, आप देखो कुछ जो वस्तु लिखो खरीदोगे तो उसमें लिखा रहा है मैन्युफैक्चर बाय करके, कहा ये विनिर्मित हुआ है। तो विनिर्माण क्षेत्र जैसे लिख लेना, जैसे कपड़े, जूते इत्यादि का निर्माण, सब कुछ इसमें आएगा, है ना। एग्जाम्पल में चाहोगे तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन यहाँ आपने कोई एग्जाम्पल नहीं जानना, आपने को समझना है कि सेकेंडरी सेक्टर बोला किसको जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या, तीसरा लिख लीजिएगा विद्युत उद्योग इत्यादि क्षेत्र, विद्युत उद्योग इत्यादि क्षेत्र। तो ये क्या आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर। चलो, तो हमने क्या देखा, प्राथमिक क्षेत्र देखा, और साथ में हमने क्या देखा, द्वितीय क्षेत्र देखा। अब बात आती है क्या तृतीय क्षेत्र की। तो देखो तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है, विनिर्माण में जैसा मैं बोला क्या, जूता, चप्पल, कपड़े, आप अपने चारों ओर देख लो, जितना चीज आपको दिखेगा सभी विनिर्माण क्षेत्र है। आपका बिल्डिंग के अलावा कमरे में जो दीवार दिख रहा है, उस दीवार के अलावा, और हो सकता है यदि आपके कुछ चना वना वगैरह फल्ली वगैरह पड़ा होगा तो वो सबको हटा के, ठीक है, कई लोग होते हैं ना अंकुरित अनाज खाने वाले, अभी सुबह का टाइम है तो हो सकता है मैं भी पड़ा हो, वो सबको हटा के चारों ओर देखो, जितना दिख रहा होगा, चादर, टेबल, फैन, लाइट, कुछ दीवाल्स में होगी, है ना, पेंटिंग, प्रिंट, कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, सब कुछ विनिर्मित क्षेत्र है, ठीक है जी। चलिए बात आती है तृतीय सेक्टर का।
तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? टर्शरी सेक्टर। देखो, तो ये क्या करते हैं, ये इनका सबसे पहले बात है कि ये तो उत्पादन तो नहीं करते। ऐसा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र किसको बोलता है? जो उत्पादन तो नहीं करता, उत्पादन नहीं करता, परंतु परंतु प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्षेत्र जो क्या करता है? उत्पादन नहीं करता स्वयं में, ये कोई चीज का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? इसका काम क्या है? तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। लिखो पहले, जैसे देखो, अभी लिखो मत, रुको। अब हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन करेगा नहीं, उत्पादन का काम वो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है भाई हमारे अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन नहीं करता, लेकिन करता क्या है? उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। तो ऐसा कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? जैसे पूरा परिवहन क्षेत्र है ना, परिवहन क्षेत्र, विदाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बिल्कुल परिवहन क्षेत्र होता है। पूरा बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा, बीमा क्षेत्र आ जाएगा, होटल आ जाएंगे। जितने होटल्स खुले हुए हैं, आप जाके खाना खाते हो, रेस्ट करते हो, तो उत्पादन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन सहायता कर रहा है किसके? उत्पादन करने वालों के, है ना। कि जितने लोग जा रहे हैं बाहर काम करने या ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, अगर होटल नहीं रहेगा तो भूखे मर जाएंगे, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या बना है? जगह जगह होटल बना है, पूरा बैंकिंग का सेक्टर बना है लेन देन करने के लिए। प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहायता कर रहे हैं, है ना। समझ में आया आपको? इसमें लिख लीजिए, तृतीय क्षेत्र में लिखिएगा ऐसा क्षेत्र, लिखिएगा ऐसा क्षेत्र जो स्वयं में अर्थव्यवस्था का उत्पाद, जो स्वयं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। ऐसा क्षेत्र जो स्वयं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, परंतु परंतु प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। परंतु प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में सहायता प्रदान, उत्पादन में सहायक होता है, या ठीक है वैसे लिखो, उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है जी, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे लिखो, जैसे नीचे में लिख लेना, परिवहन, बैंकिंग, संचार, परिवहन, बैंकिंग, संचार, बीमा, बीमा, भंडारण, भंडारण भी आएगा, गोदाम जो रहता है, भंडारण का पूरा सेक्टर होता है अलग से, है ना, भंडार, होटल, होटल, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे हैं? सेवा का क्षेत्र है, ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। उत्पादन में क्या कर रहे हैं? अपनी सेवाएं देते हैं, परंतु स्वयं में कोई उत्पादन नहीं करते, याद रखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। देखो, फिर से जीडीपी शब्द आ रहा है, लेकिन जीडीपी शब्द को कंफ्यूज, अगर समझने के लिए अगर समझना है तो जीडीपी को ना बस ये समझ लो, एक देश का आय, जैसे मेरा आय, आपका आय, इनकम होगा ना कुछ, ऐसे इनकम को अभी मान लो उसी को जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, बस अभी मान लेते हैं कि उसी को जीडीपी बोला जाता है। एक्चुअल में वो मिलता जुलता, उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ, देखो, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, की प्रक्रिया, इस विकास की प्रक्रिया में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में जो अर्थव्यवस्था में योगदान होता है,
अर्थव्यवस्था में योगदान, ये क्रमिक रूप से बदलता ठीक है। जैसे कोई देश स्टार्टिंग में विकास की प्रक्रिया में है ना? मान लो विकास की प्रक्रिया क्या है? ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो फेस होगा, मान लो, उसके बाद का जो फेस होगा, उसके बाद का जो फेस होगा, ऐसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था में जो योगदान होता है, जो फर्स्ट योगदान होता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो योगदान होता है, सबसे अधिक की अर्थव्यवस्था में योगदान सबसे अधिक। तो मान लो जो स्टार्टिंग का योगदान है, तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों क्षेत्र का होगा, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो होता है शुरुआत में, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र का। सिंपल सी बात है, जस्ट इसको इमेजिन भी करके देखो। मान लो कोई देश बना, अब ऐसा तो नहीं है सडनली कि उस देश में क्या हो जाएगा, बड़े बड़े रोड, बिल्डिंग वगैरह डेवलप हो जाएंगे, पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो जाएगा अच्छे से, है ना? और एकदम सडनली क्या होगा, पूरा बैंकिंग वैकिंग सिस्टम, होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी देश होता है, विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले लोग कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं, और धीरे से क्या होता है, टेक्नोलॉजी आती है, और कृषि में क्या होता है, उत्पादन बढ़ने लगता है। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, आप देखे होंगे, पहले आप लोग के घर तरफ जब सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उर्वरक वगैरह नहीं थे, कीटनाशक वगैरह नहीं थे, तो जो उत्पादन होता था प्रति एकड़ 2-4 बोरा हो जाता था, चाहे वो 2-4 क्विंटल मान लो, चाहे वो चना हो, चाहे कोई सा भी फसल हो, धान वगैरह हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो क्या हुआ, मतलब यांत्रिक है, ट्रैक्टर वगैरह आया, मशीन वगैरह आया, उर्वरक वगैरह आया, फर्टिलाइजर वगैरह आया, कीटनाशक वगैरह आया, सिंचाई की सुविधा आई। तो ये जो प्रति एकड़ उत्पादन जो 3-4 क्विंटल था, वो सिर्फ खाने के लिए हो रहा था, खाओ और कुछ काम, बस कमाओ, यही काम था। लेकिन अब उत्पादन बढ़ के हो गया 20 क्विंटल। अब 20 क्विंटल हुआ उत्पादन, तो क्या हुआ, खा तो लिए, लेकिन अब बच रहा है 15 क्विंटल। तो उस 15 क्विंटल को क्या करेंगे, हम बेचेंगे, बेचेंगे तो और पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा। और अब हमको क्या है, बैठ के भी खा सकते हैं, बैठेंगे तो माइंड क्या लगेगा, अन्य चीजों पे लगेगा, नए चीजों का आविष्कार होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो अर्थव्यवस्था होती है विकास की प्रक्रिया में, मोस्टली योगदान किसका होता है, सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। और प्राथमिक क्षेत्र के बाद जब बीच का चरण आता है, मतलब अल्प विकसित विकास की अवस्था, जैसे हमने बोला अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो सबसे अधिक योगदान किसका होगा, प्राथमिक क्षेत्र का। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तो योगदान सबसे अधिक किसका हो जाएगा, योगदान हो जाएगा, जगह बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे, और पूरा उद्योग में रोजगार होगा, बहुत सारा उत्पादन होते रहेगा, तो सबसे अधिक योगदान किसका रहेगा, उद्योग का रहेगा। सर्विस सेक्टर भी रहेगा, प्राथमिक भी रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्राथमिक सेक्टर पहले अधिक था, अब कम हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे भी आप लोग को बता सकता हूँ, फिलहाल ये सब तो समझ लिए, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। विकास की प्रक्रिया, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में क्या होगा, प्राइमरी, टर्जरी और सेकेंडरी और टर्जरी, और इसको छोटा कर देते हैं, सेकेंडरी और टर्जरी क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, सबसे अधिक है। फिर अगर नेक्स्ट फेज में आए, सेकंड फेज में, सेकंड फेज, तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो प्राइमरी सेक्टर कम हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर आगे निकल जाएगा, टर्जरी कम ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ, भारत से संबंधित है ये पूरा।
और जब थर्ड फेस आएगा तो क्या हो जाएगा, आगे कौन निकल जाएगा, टर्जरी क्षेत्र, टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी द्वितीयक बराबर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक क्या रहेगा आपका, टर्जरी क्षेत्र रहेगा। मतलब ये किसी देश की आय एक समय में, यहाँ पर मान लो अगर फर्स्ट फेज में आय अगर 100 रुपया है, अब इसको मैं और बता चुका हूँ, डिवीजन कर सकता हूँ। और जैसे 100 रुपया है तो बोल दूंगा सबसे 50 रुपया योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है, और 25 और 30 या 20 इनका योगदान है। सेकंड में मैं क्या बोल दूंगा, 50 रुपया योगदान द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसको बना लो और लिखो पहले। देखो अब समझो मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखो मतलब मैं क्या बताया, विकास की प्रक्रिया में ऐसा होता है। ठीक, और दूसरी बात ये समझना, इन तीनों में अगर देखा जाए, इन तीनों क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार, सबसे अधिक अगर रोजगार की बात की जाए तो सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है आपको द्वितीय क्षेत्र से, ये प्रदान करता है, द्वितीय क्षेत्र प्रदान करता है। सिंपल सी बात है भाई, उद्योग में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है। आप होटल में जाओगे तो होटल में उतना नहीं मिलेगा, एक मैनेजर चाहिएगा, 4 वेटर चाहिए रहेंगे, 2 खाने बनाने वाले, खत्म। ठीक है, बैंक में जाओगे, एक मैनेजर चाहिए, 4-5 संभालने वाले, एक प्यून चाहिए, खत्म। ठीक है, मतलब सर्विस सेक्टर में भी उतना रोजगार नहीं है। ठीक है, ना कि कृषि क्षेत्र में है, लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है, इसमें है। तो इन दोनों पॉइंट को पहले लिखो आप। इसको अगर बना लिए डायग्राम को तो इसको लिख लो पहले। विकास की प्रक्रिया में ऐसा लिखना, चलिए लिखिएगा, है ना। किसी देश की विकास की प्रक्रिया में, किसी देश की विकास की प्रक्रिया के प्रथम चरण में, के प्रथम चरण में, के प्रथम चरण में, किसी देश के विकास की प्रक्रिया के प्रथम चरण में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है। होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, जैसे ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जैसे ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सेकंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं, जैसे ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में उसी में है ना, जैसे ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, द्वितीय चरण में सबसे अधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र का हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र का हो जाता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, जब कोई देश, थर्ड पॉइंट में, जब कोई देश विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, उच्च अवस्था है ना, विकसित अवस्था में पहुंच जाती है पूरा, जब कोई देश विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, तो इस चरण में, तो इस चरण में अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक, तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक, और एक पॉइंट के लिख लीजिएगा नीचे में, उसके बाद क्या लिखिएगा, द्वितीय क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। तो हमने क्या बोला, जब कोई देश की बात करें तो उसकी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहला क्या हो, सबसे पहले कृषि क्षेत्र अच्छे से काम करे। ठीक है, कृषि क्षेत्र काम करे। सर थर्ड पॉइंट, फिर से थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला, थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला, जब कोई देश विकसित अवस्था में पहुंच जाता है या विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, जब कोई देश विकास की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तब तब उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है।
तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है जी, तृतीय क्षेत्र का होता है। ठीक ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी दिन मैं क्या करूंगा, इकोनॉमिक्स को लंबा भी ले सकता हूँ, किसी दिन कम बनाऊंगा, किसी दिन दोनों को इक्वल लूंगा, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को डेली डेली पढ़ते रहेंगे, इतना है। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिक्स को और पढ़ेंगे थोड़ा। चलिए, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देश की अर्थव्यवस्था में प्रथम चरण में क्या होता है, बढ़िया कृषि क्षेत्र का विकास होता है। ठीक, इसको फिर से बांटते हैं चरण में, अर्थव्यवस्था के चरण में। ठीक, तो जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट फेज, इसमें क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। ठीक, जब कृषि का विकास हो जाता है तो यहाँ से लोग ट्रांसफर होते हैं किस क्षेत्र में, सेकंड सेकंड फेज में। और यहाँ पर किसका होता है, उद्योगों का विकास होता है, द्वितीय क्षेत्र का विकास होता है। क्या होता है, उद्योगों का विकास होता है। और जब बढ़िया से ये क्षेत्र विकसित हो जाता है, फिर यहाँ से लोग शिफ्ट कहाँ हो जाते हैं, टर्जरी क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र। और फिर क्या होता है, उद्योगों के बाद सेवा क्षेत्र का विकास होता है। तृतीय क्षेत्र क्या है, अच्छा एक बात रखिएगा, ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अभी मैं बताया तृतीय क्षेत्र, उसको सेवा क्षेत्र या मुख्यतः सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। तो हम क्या बोले, किसी भी देश में पहले क्या होता है, लोग कृषि क्षेत्र में ही पूरे डिपेंड होते हैं, और फिर धीरे धीरे किसी क्षेत्र का विकास होता है, और उसके बाद वहां से लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ, उद्योगों में। और बढ़िया विभिन्न, मतलब बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास होता है, सभी लोगों को रोजगार कहाँ मिलता है, उद्योगों से। ठीक है, और इन दोनों का जब विकास हो जाता है बढ़िया, तब लास्ट फेज में सेवा क्षेत्र विकसित होता है। ये भी अपना क्या कर लेता है, विकसित होता है, इसका भी विकास होता है। लेकिन अभी हमने बताया, एक पॉइंट बताया कि सबसे अधिक अगर रोजगार बोले तो कौन सा क्षेत्र में प्राप्त होता है, लिखवाया हूँ मैं उसको, उद्योगों के क्षेत्र में। ठीक, अब भारत की अगर बात करें, भारत में, तो भारत में क्या हुआ है, विकास की प्रक्रिया में भारत डायरेक्ट कृषि क्षेत्र से शिफ्ट किया है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, भारत कहाँ शिफ्ट किया है, कृषि क्षेत्र से डायरेक्ट कहाँ किया है, सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर हो गया है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपका, आपने सुना होगा आज के डेट में इंफोसिस है ना, मतलब भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है। भारत की आईटी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, ये बहुत आगे निकल चुकी है, मतलब अच्छे से डेवलप हो चुका है पूरा। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, ये द्वितीय क्षेत्र है, इसका विकास नहीं हो पाया। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, इसका विकास नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत सारे हैं। ये जब हम लोग उद्योग पढ़ाएंगे वहां पर मैं बताऊंगा कि क्या कारण है कि द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। लेकिन इसी क्षेत्र के विकास नहीं होने के कारण क्या हुआ, हमारे देश में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। अगर ये क्षेत्र हमारा डेवलप हुआ रहता तो रोजगार की समस्या जो आज देखते हो आप, पूरे बेरोजगार भरे पड़े हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन भारत की ये बहुत बड़ी, क्या बोला जाए, गलती है अर्थव्यवस्था की, हमारे देश के शासकों की गलती समझो कि इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, और कृषि क्षेत्र से सीधा भारत कहाँ शिफ्ट हो गया, सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो गया, और सेवा क्षेत्र विकसित होने लगा। अगर ये क्षेत्र विकसित होता तो क्या होता, भारत, क्या बोला जाता, मतलब रोजगार जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, और हम मुख्य रूप से क्या होते, निर्यातक होते, आयात नहीं करते। इसीलिए आप देखोगे जो कॉन्सेप्ट आया है, जितना भी आप अर्थव्यवस्था पढ़ते जाओगे तो उसको रिलेट करते जाइएगा करंट इंडिया से। तो आप देखो जो कॉन्सेप्ट आया है मेड इन इंडिया करके, ये कॉन्सेप्ट ऐसे निकल के नहीं आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था इसी को दूर करने का, कि भाई सब कुछ भारत में बनाओ, और भारत के उद्योगों क्षेत्र को क्या करो, विकसित करो, इसको बढ़ाओ करके। अगर ये विकसित होगा तो हमारे उद्योग धंधे विकसित होंगे, रोजगार मिलेगा, प्लस हम जो ज्यादा से ज्यादा आयात कर रहे हैं वो क्या करने लगेंगे, निर्यात करने लगेंगे। तो एक चीज से बहुत कुछ रिलेट होता है अर्थव्यवस्था में। इस चीज को मैं अभी सिखाऊंगा आप लोग को, पढ़ते पढ़ते ये चीज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि एक घटना के होने से बहुत सारी घटनाएं घटित होती है उससे संबंधित। तो अगर उद्योगों का क्षेत्र का विकास होगा तो इसका क्या क्या फायदा होगा, जैसे समझो, अभी अगर समझाना चाहूँ तो
समझ सकते हो तो समझना, आगे चल के समझना है ये सब कुछ, लेकिन अभी मैं यहाँ बताने की कोशिश कर, मान लो उद्योगों का विकास हुआ, ठीक, उद्योगों का विकास होगा तो इसका फायदा क्या होगा, एक तरफ रोजगार बढ़ेगा। चलो देखते जाओ ना, लिंक करना मैं आप लोग को आज सिखा रहा हूँ, ये चीज मैं और सिखाऊंगा आपको समय समय पर। मान लो उद्योगों का विकास हुआ तो एक तरफ क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसको लेके चलते हैं, उत्पादन में अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, हमारे देश का निर्यात ज्यादा होगा, क्या होगा, निर्यात ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी तो हमारा साख क्या होगा, मजबूत होगा, क्रेडिट, भारत का जो क्रेडिट है, साख है, वो मजबूत होगा, साख मजबूत होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का लोग कहना मानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत क्या करेगा, बिग ब्रदर की भूमिका अदा करेगा। यूएनसी में अभी जो सदस्यता के लिए लड़ते रहता है कि हमको क्या चाहिए, परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में, सुरक्षा परिषद में, वो सब नहीं होगा, इनको इजिली क्या मिलेगा, सीट मिलेगा, ठीक। दूसरी तरफ देखो क्या फायदा होगा, रोजगार में वृद्धि होती है, तो रोजगार में वृद्धि होगा तो एक तरफ से इसमें क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, तो रोजगार में वृद्धि होगा तो एक तरफ क्या होगा, लोगों के आय में वृद्धि होगी, क्या होगी, आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे, एक तरफ सेविंग भी करेंगे, तो सेविंग करेंगे तो ये पैसा फिर से कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाता है, क्यों, क्योंकि सेविंग किस रूप में करेंगे, बीमा के रूप में करेंगे, बैंक में जमा करेंगे या निवेश करेंगे, सोना खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे मतलब बैंक में जमा करेंगे, या फिर बीमा करवाएंगे, या म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, या शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। तो जितना भी निवेश करेंगे सभी पैसा ऑलमोस्ट कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है, और सरकार से फिर से अर्थव्यवस्था में आ जाता है, पैसा की वृद्धि होगी, ठीक है। तो सरकार के पास पैसे में वृद्धि होगी तो सरकार क्या करेगी, जन कल्याणकारी योजना चलाएगी, क्या चलाएगी, जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं मीन्स क्या, जितने गरीब है, भूखे नंगे लोग, हम लोग को कपड़ा, आवास, ये सब प्राप्त होगा, ठीक है। तो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगी तो लोगों का क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा सरकार के ऊपर, लोगों का क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो ये जो क्षेत्रवाद, आतंकवाद, मारपीट, दंगा फसाद, ये सभी चीज क्या होगा, कब होने लगेगा अपने आप। नक्सली अगर गांव में जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, चलो यार सरकार आपका तो विकास नहीं कर रही है, हमारे साथ जोड़ो, सरकार को मारेंगे पीटेंगे, पैसा लूटेंगे, तो लोग उनकी बातों पे नहीं आएंगे, नहीं भाई सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, बहुत काम कर रही है, और वो क्या करेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे नक्सलियों को पकड़ने में। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, रोजगार में वृद्धि होगा, तो शायद बात बोलूं तो यही बात है, इसी को बोल सकते हैं कि लोग क्या होंगे, रोजगार में वृद्धि होंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे मतलब क्या, जो एक होता है ना मानसिक तनाव और कुंठा की भावना, जैसे कि आप देखो, जस्ट एग्जांपल समझना, आप अगर खुश हो, ठीक है, बढ़िया आपका लाइफ सेटल है, जॉब है, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, बीवी है, बच्चे हैं, खुश हो, उस दौरान मान लो आप कहीं पास बैठो, इत्मीनान से गाना सुन रहे हो, है ना, अब बढ़िया आपके लिए होटल में बैठ के खाने पीने के लिए सब कुछ है, पॉकेट पर्स फुल है, उसी समय आपको गलती से कोई आ गया, टकरा के आपके ऊपर गिर गया, या गलती से किसी हाथ का मूवमेंट होकर आपके गाल पे तमाचा पड़ गया, उस दौरान आपका एक्शन क्या रहेगा, पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका पर्स भरा हुआ है, होटल में बैठे हो, अच्छे खासा ऑर्डर दे चुके हो, एक चीज खा भी चुके हो पहले, आइसक्रीम वगैरह, और फिर से ऑर्डर दूसरा किया, उसका वेट कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, और गलती से किसी का हाथ, गलती से ऐसा हुआ कि ऐसा मूवमेंट हुआ कि झापड़ पड़ा, दूसरा मूवमेंट कि आपके पास ना जॉब है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है, और आप मान लो कहीं सफर कर रहे हो, जॉब की तलाश में ही हो, इंटरव्यू से आपको रिजेक्ट कर दिया कि आप वापस आ रहे हैं, और गलती से आपको पीछे से धक्का पड़ गया, तो पहला कंडीशन मानसिक संतुष्टि का है, दूसरा कंडीशन मानसिक कुंठा का है या तनाव का है। पहला कंडीशन में आप रिएक्ट करोगे, झापड़ पड़ गया तो सौदे वाला, सामने वाला, सॉरी भाई गलती हो गया, आप भी बोलोगे हो जाता है यार, गलती है, कोई जानबूझ के थोड़ी मारेगा, ना जान ना पहचान कैसे मार रहे, चलो भाई कोई बात नहीं, बोलोगे, बोलोगे, यही बोलोगे। सेकंड केस में जब आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ है, आप मानसिक कुंठा में हो, तनाव में हो, और उस समय आप आ रहे हो,
गलती से पीछे से धक्का पड़ गया तो बोलेगा सॉरी। आपको पता है कि वो गलती से ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होगा? पहला जैसा होगा क्या? मानसिक संतुष्टि में जो आप रिएक्शन किए, अरे कोई बात नहीं भाई, होता है करके। आप बनेगा तो लगाओगे, कॉलर पकड़ोगे, लगाओगे पहले 2-4 लाफा, उसके बाद बात करोगे। जो भी मन में आएगा, जितने भी उस समय पूरा गुस्सा, मतलब सरकार का, जॉब का, सब उसी पे निकाल दोगे। मतलब मानसिक कुंठा की अवस्था में कोई भी आपको इजिली आपका ब्रेन वॉश कर सकता है, बरगला सकता है, आपको गलत चीज करने के लिए उत्तेजित कर सकता है, और आप इजिली डाइवर्ट हो सकते हो। तो क्या होगा? रोजगार मिलेगा तो आप खुश भी रहोगे, और खुश भी रहोगे तो देश की और एकता अखंडता, या बोला जाए एकता अखंडता भाईचारा, ये सब मजबूत रहेगा। तो हुआ सिर्फ एक चीज, क्या? लोगों को रोजगार दो, उद्योगों का विकास करो। हुआ सिर्फ एक चीज की, क्या करना? उद्योगों का विकास करना। और जिस क्षेत्र में उद्योग लगेगा वो पूरा क्षेत्र डेवलप हो जाता है। आज भिलाई का नाम सिर्फ इसलिए दुर्ग भिलाई फेमस है, सिर्फ अगर जस्ट इमेजिन, अगर भिलाई स्टील प्लांट नहीं होता, भिलाई के क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट नहीं होता, तो आप जितना ये देख रहे हो एनआईटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, रेलवे, बड़े बड़े शिक्षा के एजुकेशन वहां खुल चुके हैं, कॉलोनी बन चुका है ना। पूरा दुर्ग और रायपुर एक शहर के रूप में, राजधानी के रूप में डेवलप हो चुका है, मेट्रो रेल चलना चालू होगा, है ना। तो अगर भिलाई पावर प्लांट नहीं खुला होता, भिलाई जो संयंत्र है, इस्पात संयंत्र, तो भिलाई और दुर्ग का नाम, रायपुर का नाम आज मतलब नहीं रहता। वो दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र रहते। ठीक है। तो भिलाई पावर प्लांट खुला है ना। उसका एक का मतलब वो मेन रीजन उस क्षेत्र के डेवलप होने का। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा था कि हमारे देश में जो हुआ, भारत की अगर प्रक्रिया देखें, तो भारत विकास के क्रम में क्या हुआ है, भारत में कृषि क्षेत्र के बाद उद्योग, द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, और सीधे भारत कहाँ शिफ्ट कर गया? तृतीय क्षेत्र में। यही कारण है कि भारत में रोजगार एक बृहद समस्या के रूप में क्या हो चुकी है? रूप ले चुकी है, एक बृहद समस्या बन चुकी है। इस पॉइंट को नोट करके लिखो, है ना, 2 लाइन में इसको लिखो। आप लोग को समझना, समझाना क्या था, आई थिंक समझ गए होगे। इसको 2 पॉइंट पे लिख लेना, पहले नोट करके लिखना क्या लिख पाना है, वापस लिखिएगा। यदि भारत की विकास की प्रक्रिया को देखें, यदि भारत के विकास की प्रक्रिया को देखें, तो अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे, प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे द्वितीय क्षेत्र का योगदान अधिक हो गया। सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे तृतीयक सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे, यदि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को देखें, यदि भारत के अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को देखें, तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे द्वितीय क्षेत्र का योगदान अधिक, सॉरी फिर से द्वितीय बोला, तृतीयक लिखो, है ना। प्राथमिक क्षेत्र के बाद सीधे तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो गया। अर्थात अर्थात भारत में द्वितीय क्षेत्र, भारत में द्वितीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लेना, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, अर्थात भारत में द्वितीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखो क्या? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, ब्रैकेट बंद, का विकास नहीं हो पाया। अर्थात भारत में द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण भारत में, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी जैसी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। चलो, तो ये क्या हो गया आपका? प्रथम जो क्षेत्र था वो कंप्लीट हुआ। ठीक। दूसरा हमने क्या बोला है? सिंपल सी बात, ये कुछ नहीं है। अब इसको लिख लेना सेकंड में क्या, एक तरफ क्या बोले? सार्वजनिक क्षेत्र,
ठीक है। और इसी में दूसरा क्या बोले, निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र किसको बोलते हैं भाई, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र वह सभी उद्योग एवं क्षेत्र जहां पर 51% हिस्सेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। 51% हिस्सेदारी रहेगी तभी वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। जहां 51% अगर निजी क्षेत्र का हो गया तो वो क्या कहलाता है, निजी क्षेत्र कहलाता है फिर। ठीक है, तो लिख लो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा, लिख लेना। ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र मतलब क्षेत्र में क्या हो सकता है, उद्योग भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा ऐसे क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उद्योग, कंपनी इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिएगा ऐसे क्षेत्र ब्रैकेट में उद्योग, कंपनी इत्यादि, जिसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी सरकार की होती है, सरकार की होती है। तो वह, तो वह क्या कहलाता है, ऐसे क्षेत्र जिसमें कम से कम 51, सहकारी अलग चीज होता है ना, सहकारी अलग चीज होता है। ठीक है, सहकारी मीन्स क्या होता है, निजी क्षेत्र आपस में मिलके सहयोग की भावना से काम करते हैं, वो सहकारी हो गया। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक। ठीक है, तो लिखिएगा ऐसे क्षेत्र जिसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी सरकार की हो, तो वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे कि एसबीआई है, सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, ये भेल, गेल, एनटीपीसी, ये सभी जो है सार्वजनिक, ये क्या है, सार्वजनिक है। एलआईसी जो है बीमा की, सार्वजनिक है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, अभी जो रेलवे है वो अभी क्या है, सार्वजनिक है। मतलब ये सरकार के उपक्रम है। इसी को लोक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूएस करके, है ना, पढ़ेंगे इसको, उद्योग आएगा तो पूरा पढ़ना है ये सब। तो निजी क्षेत्र में जस्ट अपोजिट लिख लो, लिख लो निजी क्षेत्र में एक लाइन क्या लिखोगे, ऐसे क्षेत्र जिसमें न्यूनतम 51% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों की होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिसमें न्यूनतम 51% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों की होती है। चलिए, अब देखो तीसरा डिवीजन क्या है आपका, संगठित। संगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र किसको बोलेंगे, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्लस, ऐसे लिख लो इसको, सरकार के पास पंजीकृत निजी क्षेत्र। इसको ऐसे लिख लो आप लोग, पंजीकृत निजी क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र किसको बोला जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर क्या होता है, किस कौन कौन आते हैं, तो समस्त सार्वजनिक क्षेत्र आएगा, पूरा सरकारी फील्ड आएगा, और साथ में निजी क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। ठीक है, प्लस आपका, प्लस जितने भी छोटी छोटी कंपनियां हैं या कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े, जो क्या है, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है सरकार के पास, और सरकार के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। सरकार के पास पंजीकृत निजी क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत हैं, और, है ना, संबंधित नियमों का पालन करते हैं, और संबंधित नियमों का पालन करते हैं। ठीक है जी, ऐसा लिखो, संबंधित नियमों का पालन करते हैं। इसी में क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र किसको बोल दिया जाएगा, इसमें लिख लीजिएगा असंगठित क्षेत्र में क्या लिखेंगे हम,
असंगठित क्षेत्र क्या लिखेंगे? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट अलग चीज है। आप ठीक है, आप शेयर मार्केट को इसमें रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हो। इसमें देखो जैसे जितनी प्राइवेट बैंक है, जितने प्राइवेट एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन मतलब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वो सब, है ना, जिनका पूरा टीचर से लेके स्टाफ से लेके सभी का लिस्ट सरकार के पास है कि कितने कर्मचारी कितने अधिकारी उसके यहाँ काम कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, निजी क्षेत्र की बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाएं, उद्योग, ये सभी किसमें आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप बोल दूं, किसका एग्जांपल दूं? अब होटल ले लो, जैसे आप जिसमें नाश्ता पानी करने जाते होंगे, अब उस होटल में कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, क्या है वो सभी, या ठेला वाला, फल वाला, सब्जी वाला, छोटे छोटे जो किराना दुकान वगैरह है, ये सभी क्या आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। ऑटो रिक्शा चालक, ये सभी क्या है? अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते और ना ही संबंधित नियम उन पे लागू होता है, ना ही उनका पालन करते हैं। तो लिख लेना असंगठित क्षेत्र में क्या लिखोगे? ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, ऐसे निजी क्षेत्र लिखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र तो सभी क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ रहे हैं। तो असंगठित में क्या लिखेंगे? ऐसे निजी क्षेत्र, ऐसे निजी क्षेत्र, ऐसे निजी क्षेत्र जिनका पंजीयन सरकार के पास नहीं होता, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते, ऐसा लिख लो। ऐसे क्षेत्र जो सरकार के, ऐसे निजी क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते, ऐसे निजी क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते। एग्जाम्पल में लिख लेना, फल सब्जी, ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि। ठीक है, इतना को लिख लो। चलो इकोनॉमिक्स को यही रोकेंगे आप। ठीक है, 30-40 मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोला? ऐसे क्षेत्र, ऐसे निजी क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं है, वो क्या हो गए? असंगठित सेक्टर। सर प्लीज रिपीट दिस टॉपिक। अरे दिस टॉपिक या डायरेक्ट भूपेंद्र प्रताप? कोई बात नहीं ना, रिपीट मैं करवा दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो तो पड़ा रहेगा ना। शाम को 7 से 8 बजे ये वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको फिर से देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो में, और जो समझ में नहीं आएगा कल सुबह क्लास में पूछिएगा। भूपेंद्र, रिकॉर्डिंग इसीलिए तो हो रहा है ना, रिकॉर्ड करने का उद्देश्य ही हमारा ये है कि जिसको समझ में नहीं आया इतना में, वो क्या करे, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देखे, और रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आए तो परसों फिर कल के क्लास में हमसे फिर पूछे। तो ये क्या हुआ आपका? इकोनॉमिक्स का क्षेत्र का बात हो गया। तो देखो, ये सभी जो है ना, अगर पहली बार अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए मैं ना बहुत कुछ आपको सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिफाइन करने का। तो देखो, अर्थव्यवस्था, पूरा अर्थव्यवस्था देख रहे हो, आपके चारों ओर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है सभी क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हो रही है, पूरी आर्थिक क्रिया है। तो इन संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है उत्पादन के आधार पे। उसी को हमने बोला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। पूरा जितना भी क्रिया हो रहा है पैसे से संबंधित, सभी को मुख्य रूप से 3 बांटों में बांट दिया। एक को बोला प्राथमिक क्षेत्र, तो वो सभी क्रियाएं जो प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट तो प्रकृति से हम लेन देन कर रहे हैं, प्रकृति से हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही है, प्रकृति हमको उत्पादन दे रही है, उन सभी को क्या बोल दिया जा रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या बोला जा रहा है? प्रकृति के अलावा फिर जितना भी मशीन का प्रयोग करके जितना भी काम हो रहा है, चाहे वो लकड़ी चीरने वाला काम हो, चाहे वो कुछ बनाने वाला काम हो, है ना, निर्माण कर रहे हैं, कपड़ा जूता ईटा वगैरह बन रहा है, सीमेंट छड़ वगैरह बन रहा है, फिर बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है। तो जितना निर्माण हो रहा है या विनिर्माण हो रहा है, इन सभी को क्या बोला जा रहा है? द्वितीय क्षेत्र, जहां मशीनों का प्रयोग हो रहा है। प्राथमिक वस्तुओं में कुछ चेंजेस ला रहे हैं,
उसका स्वरूप में, गुणवत्ता में परिवर्तन कर दे रहे हैं। अब ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और तृतीयक क्षेत्र क्या बोल रहे हैं, ये सेवा सेक्टर है, उत्पादन तो नहीं करता लेकिन इन दोनों का हेल्प करता है, तो इनको क्या बोल दिया जा रहा है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एक आ गया आपका क्या, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित। उससे पहले निजी और सार्वजनिक को समझो, तो निजी क्षेत्र क्या, जो जहां पर क्या हो, न्यूनतम 51% हिस्सेदारी किसकी हो, निजी क्षेत्रों की हो, प्राइवेट हो, वो सभी निजी कहलाएंगे। लेकिन जहां पर न्यूनतम 51% हिस्सेदारी किसकी हो, सरकार की हो, वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, जहां पर क्या होता है, संगठित में होता क्या है, सरकार के पास पंजीकृत निजी क्षेत्र प्लस पूरा सार्वजनिक क्षेत्र, इनको क्या होता है, एक निश्चित नियम के तहत इनसे काम करवाया जाता है, इनका शोषण नहीं होता। ठीक है, इनको एक निश्चित वेतन भत्ता पेंशन भी प्राप्त होता है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार का भत्ता वगैरह इनको दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। लेकिन दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र, जैसे छोटे छोटे होटल है, छोटे छोटे स्कूल जो है, जो सरकार से छुपा के स्कूल चला रहे हैं, रजिस्टर्ड है स्कूल, लेकिन कितने उसका नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने कर्मचारी, ये सब नहीं बता रहे हैं। कोचिंग सेंटर हो गए बहुत सारे जो टैक्स नहीं देते, है ना, या फिर जितना क्या हो गया होटल, या अब सब्जी ठेले वाले हो गए, पान ठेला वाले हो गए,